Hello students, once again I welcome you in online class of GD Mother International School. Today I am going to explain formal organizational structure and informal organizational structure. In last class we have also already discussed about the divisional and functional structure of the organization, but here I am going to explain the meaning, merits, demerits of formal organization and informal organization. First of all, what do you mean by formal organization? अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. ऑटोमेटिकली मेरिट डिमेरिट्स खुद समझ आ जाएगा. जब बात हम फॉर्मल स्ट्रक्चर करेंगे तो यहाँ सिंपल सी चीज़ दिखती है. When the managers are carrying organizing process, then as a result the organizing process and organization structure is formed, and this organization structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हमें, जिसकी क्रिएशन किस इंटेंशन से हुई है, सिस्टमेटिक वर्किंग और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर है. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे प्रोसेस कंक्लूड किया जाएगा, आगे कंटिन्यूटी में बढ़ता चला जाता है, एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है. और ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन किस इंटेंशन से कर रहे हैं हम? सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए. अब इसका मेन पर्पस यही है फॉर्मल स्ट्रक्चर का कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क करना है, जो भी टारगेट को अचीव करना है, उसको एक सिस्टमेटिक फ्लो में सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट करना है. अब फॉर्मल स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सिस्टमेटिक वर्किंग. सिस्टमेटिक वर्किंग कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लेकर आ सकते हैं? थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्केलर चेन. तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? स्केलर चेन. सो फॉर्मल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस एक पर्टिकुलर इंटेंशन से क्रिएट की जाती है, क्योंकि पता है हमें कि हमने ऐसा सिस्टम, ऐसा स्ट्रक्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं किया तो हम अपने वर्क जो भी असाइंड है उसको टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पर कोई इंटेंशनली यहाँ पे नहीं, यहाँ पर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो हमें अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करे. नाउ कम टुवर्ड्स द मेरिट्स. मेरिट्स में सबसे पहले आता है हमारा सिस्टमेटिक वर्किंग. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मेन फोकस हमारा वर्क पर ही होता है. एनी हाउ वर्क शुड बी कंप्लीटेड. अब यहाँ पर इस वर्क को, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वी आर गोइंग टू प्रेफर स्केलर चेन. स्केलर चेन को प्रेफर कीजिए ताकि हमारा जो भी वर्क है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर सिस्टम से कंप्लीट हो सके. सो वी फाउंड सिस्टमेटिक वर्किंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. ओवरलैपिंग का तो चांस ही नहीं है. वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ स्ट्रक्चर इन विच वी डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज. जब वर्क को हमने असाइन कर दिया सिस्टमेटिक वे में कि एम्प्लॉयज के बीच में किसका क्या टास्क है, तो यहाँ ओवरलैपिंग मीन्स एक सिंगल एक वर्क के लिए दो इंडिविजुअल को हम हायर नहीं कर रहे हैं. हमने अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, हमने एम्प्लॉयज को वहां पे वर्क असाइन किया है. तो यहाँ डुप्लीकेशन या फिर ओवरलैपिंग के कोई चांसेस नहीं है. तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में तो ये मेरिट्स मिल रहे हैं. इजीली कोऑर्डिनेशन बनाया जा सकता है. पता है कि हमें ऑर्डर सिस्टमेटिक वर्किंग है तो हमें ऑर्डर्स यहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से फिर हमें यहाँ मिल रहे हैं. मीन्स एक सिस्टम में आ रहा है जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं. तो ये हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है.
मैनेजमेंट हिरार्की को जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि वी आर गोइंग टू वर्क इन प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड. चेन ऑफ कमांड सच में यहाँ क्रिएट की जाती है, क्योंकि टॉप मिडिल को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मिडिल लोअर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है. तो चेन ऑफ कमांड तो हमारा बन रहा है. मैंने फर्स्ट सेंटेंस से ही आपको कहा कि यहाँ स्केलर चेन हम फॉलो करते हैं. स्केलर चेन में क्या था? ऑर्डर शुड बी पास्ड इन ए सिस्टमैटिक वे, कि टॉप से मिडिल को मिले, मिडिल से लोअर को मिले. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम चेन ऑफ कमांड को क्रिएट कर रहे हैं कि ऑर्डर्स हमें एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट किए जाए. तो ये है हमारा क्रिएशन इन फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. वी क्रिएट द चेन ऑफ कमांड. नेक्स्ट इज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में टोटल फोकस, टोटल गोल हमारा होता है टू कंप्लीट द टास्क. मीन्स टोटली हम वर्क को कंप्लीट करने पर ही फोकस्ड रहते हैं. यहाँ पे फालतू साइकोलॉजिकल फीलिंग्स, सोशल फीलिंग्स, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, इसकी कोई भी प्लेस नहीं है. यहाँ पर टोटल फोकस, टोटल कंसंट्रेशन किस पे रहेगा? हमारे वर्क पर. Now come towards the demerits of the formal organization. First demerit is delay in action. We have already discussed in merits that there is a creation of chain of command. अब खुद ही आप स्टूडेंट सोचो, जहां पर चेन ऑफ कमांड को फॉलो कर रहे हैं, ये गुड थिंग है, हमारे लिए सही बात है. लेकिन अगर हम चेन ऑफ कमांड को फॉलो करेंगे तो क्या डिले इन डिसीजन नहीं होता है? बिल्कुल होगा. वी हैव टू wait for instructions of this level, we have to wait for instructions of this level. So this makes delay in action or decisions, कि हमें सबसे अप्रूवल लेना है, सबके कंसर्न से आपको सारे मैटर्स करने हैं, सारे डिसीजंस लेने हैं. Everyone should be informed about the order or instructions in the organization. So delay in action is totally possible in such type of organization. Now, here we ignores the social needs of the employees. बिल्कुल राइट. अब बिल्कुल यहाँ पे हम फोकस किस पे कर रहे हैं? वर्क पर. हमें क्या करना है? टास्क कंप्लीट करना है. सोशल नीड्स से कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके इमोशंस की यहाँ पे कोई और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लेस नहीं है. टोटल कंसंट्रेटेड है हम वर्क पर. हमें वर्क चाहिए, टास्क चाहिए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए. सोशल नीड्स, इमोशंस, यहाँ पे कोई किसी चीज की प्लेस ही नहीं. तो ये इसका इम्पोर्टेंट डीमेरिट्स है, क्योंकि कई बार हम ये बिलीव करते हैं कि बाय फुलफिलिंग सोशल नीड्स वी क्रिएट समथिंग न्यू, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं फॉर्मल चीजों से. जो चीज अचीव करना, वो हम कई बार इनफॉर्मल वे में ज्यादा इफेक्टिवली अचीव कर जाते हैं. So this is the demerit that we ignores the social needs of employees in formal organization. Now here emphasis on work only. सारा वर्क पे ही कंसंट्रेटेड है, जो इसका demerit है. There should be some place for social values, social needs. So these are the merits and demerits of formal organization. Now come towards the informal organization. अब फॉर्मल में तो सब कुछ सिस्टमैटिक था. किस लिए सिस्टमैटिक था? हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना था. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किसकी करनी थी? रिसोर्सेज की करनी थी. तो क्या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या ये सब नहीं है? यहाँ भी इंटेंशन वही है. लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ क्रिएट हो जाती है? ये बेटा ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है. ऐसा नहीं कि इसको पर्पसली बनाया जाता है. ये अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉयज है. अब 10 एम्प्लॉयज है, फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, 10 एम्प्लॉयज के साथ वर्क किया जा रहा है यहाँ पर. अब इन 10 एम्प्लॉयज की हो सकता है कुछ फ्रेंडली रिलेशन बन जाए, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, कुछ नेचर, कुछ एक जैसा कॉमन मिले. तो 10 में से 5 ने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, वो हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर इनफॉर्मल की जब बात करेंगे तो सिस्टमैटिक कुछ नहीं है. जहाँ पर आपकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, फ्रेंडली नेचर मिलता है, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली.
ये है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या कंक्लूजन है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब कॉन्स्टिट्यूट होगा, कब अराइज होगा? जब फॉर्मल एग्जिस्टेंस में होगा। इसका मतलब फॉर्मल है, फॉर्मल से ही आपका इनफॉर्मल एग्जिस्टेंस में आ रहा है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टुवर्ड्स द मेरिट्स। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। सही बात है, कई चीजें हम चैनल्स के थ्रू जो पास करते हैं, फ्रेंडली नेचर के थ्रू ग्रुप में इजीली कम्युनिकेट कर दी जाती है। तो यहाँ कम्युनिकेशन बहुत इनफॉर्मल में फास्ट होता है। इनफॉर्मल में मैंने क्या कहा, फ्रेंडली नेचर के कारण, टेस्ट प्रेफरेंसेस, नेचर, ये सब जब एक साथ लोगों की मिलती है तब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन किस लिए हुई है? वर्क से ज्यादा सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट किसकी हो रही है? सोशल नीड्स की। एक और इसका मेरिट होता है बच्चे कि करेक्ट फीडबैक मिलता है। कंपनी ने नई नई पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किया। अब कंपनी वांट्स टू नो whether they are fruitful for the organization or not, what are the perceptions। तो यहाँ पे अगर कंपनी एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रही है तो उसे ये चीज एक फीडबैक चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है वो उनका रिस्पॉन्स कैसा है इस पॉलिसी के लिए। तो फॉर्मल वे से तो हम कांटेक्ट करेंगे तो यस सर मिलेगा। तो ये हमें बोला जाता है कि अगर करेक्ट फीडबैक चाहिए, करेक्ट रिस्पॉन्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वी कैन फाइंड आउट थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, फ्रेंडलीनेस में हम काफी चीजें एम्प्लॉयज अपना फीडबैक, अपने परसेप्शंस को शेयर कर सकते हैं। तो वी गेट करेक्ट फीडबैक थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिमेरिट्स। फर्स्ट डिमेरिट इज स्प्रेड र्यूमर्स। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मल की जब बात की थी तो हमने कहा था जो भी ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो रहे हैं वो स्केलर चेन के थ्रू पास ऑन होते हैं। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन पास हो रहे हैं, वेदर इट इज ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, ग्रीवेंसेस, कंप्लेन, जो भी शेयर किए जा रहे हैं वो पोजीशन वाइज नहीं किए जा रहे हैं। हो सकता है इस ग्रुप में एक मैनेजर है तो आपका एक सुपरवाइजर हो, फोरमैन हो, मीन्स डिफरेंट पीपल यहाँ पर हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो जो उसके मेंबर्स हैं वो जरूरी नहीं है पर्टिकुलरली उस मोमेंट पे उस ग्रुप में सेम पोस्ट के लोग। तो ऐसा एक सिचुएशन रहता है कि जो भी मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं वो जल्दी फास्ट तो कम्युनिकेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे र्यूमर स्प्रेड होने की चांसेस फुल पॉसिबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिसिटी नहीं है मैसेज की। यहाँ पर एक मैनेजर सुपरवाइजर से कांटेक्ट में है, वोमेन से कांटेक्ट में है, लेबर फोर्स से कांटेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पे तो लाइकिंग्स पे ये फॉर्मेशन हुई है ना, किसी की फीलिंग्स के बेसिस पे फॉर्मेशन हुई है। तो इस एट दैट मोमेंट र्यूमर स्प्रेड होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसीलिए हम एक और टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में को हम हमेशा ग्रेप वाइन स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे ग्रेप्स का पेड़ देखा है आपने, क्लाइंबर्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस स्प्रेड इधर उधर कहीं भी हो जाती है, इसीलिए हम इसे ग्रेप वाइन से कंपेयर करते हैं कि जैसे ग्रेप वाइन के ब्रांचेस कहीं भी किसी भी फॉर्म में ऐसे वैसे क्लाइंबर की तरह इधर उधर फैल जाती है, इसी तरह यही फॉर्म रहता है हमारे र्यूमर्स का कि किसी भी डायरेक्शन, किसी भी पाथ पर फ्लोट कर सकती है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास फुल चांसेस होते हैं कि र्यूमर्स जल्दी स्प्रेड होते हैं और ज्यादा स्प्रेड होते हैं। नाउ नो सिस्टमेटिक वर्किंग। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमें सिस्टमेटिक वर्किंग देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फुल ऑन टाइम तो हम र्यूमर स्प्रेड करने, गॉसिपिंग में निकालने वाले हैं। तो यहाँ सिस्टमेटिक वर्किंग आपको एब्सेंट दिखेगा। नेक्स्ट में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। अब सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं, र्यूमर्स भी स्प्रेड हो रहे हैं, तो क्या होगा, गुड रिजल्ट्स तो मिलने वाले नहीं है। कंफ्यूजन, क्यूज, ऐसी पॉसिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स की भी पॉसिबिलिटीज बनी रहेगी। नेक्स्ट, मोर एम्फेसिस
इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ हम इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। हमारा मेन प्रिविलेज किसको हो जाता है? टू सेटिस्फाई द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ पर हम अपने सेटिस्फेक्शन, सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी इंडिविजुअल इंटरेस्ट बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट हमारा एब्सेंट हो जाता है। सो दीज ऑल आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। One more thing I am going to explain is about the delegation of authority. It is one of the main topic of your syllabus in this chapter, the delegation of authority. Delegation of authority means downward transfer of authority from superior to subordinate. Means authority को आप शेयर कर रहे हो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। अब ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर के पास बहुत सारा वर्क है। अब उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ उस वर्क को शेयर कर रहा है। शेयर कर रहा है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेगा तो हमें पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू अथॉरिटी होना चाहिए। लिटिल बिट पावर भी इसको ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यही है कि डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी बाय द सुपीरियर टू हिज सबॉर्डिनेट्स। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में मैनेजर अपने वर्क को सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर कर रहा है। अब वी हैव 3 एलिमेंट्स इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड वन इज अथॉरिटी एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। हम वर्क को शेयर करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैनेजर ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया अपने सबॉर्डिनेट्स को। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए अथॉरिटी दिया, साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी चली गई। अब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीनिंग की करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। जो भी काम असाइन किया गया है, ऑब्लिगेशन टू डू वर्क, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Authority means power to take decision. Next, accountability, answerable for non-completion of the task. अब ये 3 एलिमेंट्स तो हमारे पास है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो हमने शेयर किया अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए हमने क्या दिया? अथॉरिटी मीन्स पावर, थोड़ा सा मतलब सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट्स के साथ पावर को भी शेयर कर दिया। थर्ड टर्म हमारा है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मीनिंग होता है? आंसरेबल। अब बात बच्चे यहाँ ध्यान से सुना, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर कर रहे हैं, अथॉरिटी को भी हम शेयर कर रहे हैं। 2 चीजों को तो हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी तो अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? मैनेजर की, सुपीरियर की। इट कांट बी शेयर्ड और डेलीगेटेड। क्यों? मैनेजर को टॉप लेवल ने असाइन किया 20 मशीन्स बनाने की, ठीक है? 20 मशीन्स बनाना था। इसके पास 5 वर्कर्स थे। इसने क्या किया? अपने वर्क को डिवाइड कर दिया, यानी कि एक बंदे ने को कितना बनाना था? 4 मशीन। अब यहाँ पर विद इन अ वीक ये प्रोडक्शन करके 20 मशीन्स को देना है हमें। अब मैंने तो वर्क को असाइन कर दिया बिटवीन द 4। अब ये 4 में से एक थोड़ा इनकैपेबल, सिक था। उसने क्या किया? बाकी ने तो कंप्लीट कर दिया, 4 मशीन्स जो कंप्लीट करना था बाकी ने कर दिया। एक मेरा एम्प्लॉय ऐसा था, एक सबॉर्डिनेट ऐसा था जिसने वर्क को कंप्लीट नहीं किया और मेरे पास लास्ट 18 मशीन्स आई। 20 कंप्लीट करना था, 20 टारगेट था, लेकिन वी हैव कंप्लीटेड ओनली 18 मशीन्स। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में अकाउंटेबल नॉन कॉम्प्लीटेशन ऑफ वर्क के लिए कौन होगा? हमारा मैनेजर, क्योंकि ऑथराइज्ड किसको किया गया था? थ्रू द टॉप लेवल मैनेजर को। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑल्सो बी डेलीगेटेड, but in case of accountability it can't be delegated. These 3 are the elements of
delegation of authority. So revise it thoroughly. We will meet in another class. So bye students.